दीजिए। लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोग ने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देखे थे। चलो जल्दी, चेयर लगा दो। हम लोग ने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देखे थे। फिर उसके बाद द बार मैग्नेट में द बेसिक्स ऑफ अ बार मैग्नेट। इधर 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 आ, तू इधर आ। नबील उसके सामने आ, चेयर लेके इधर आ जा। फिर उसके बाद हम लोग ने द बेसिक्स ऑफ अ बार मैग्नेट देखे थे। और बेसिक्स ऑफ अ बार मैग्नेट में हमने देखा था कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होता है, उसमें पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें हम लोग ने देखा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा अगर दो बार मैग्नेट्स को हम कंबाइन करते हैं तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ सकता है। हमने ये भी देखा कि अगर किसी बार मैग्नेट को अगर बेंड कर दिया जाए तो उसको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा। हमने ये भी देखा कि अगर बार मैग्नेट को कट किया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला या वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, अब हम लोग इसी बार मैग्नेट के बारे में और भी कुछ बातें पढ़ने जा रहे हैं। वैसे अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो पर्टिकुलरली सिर्फ बार मैग्नेट के लिए नहीं है, हर एक मैग्नेट को लेकर है। यहाँ एक्चुअली द कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मैग्नेटिक लाइंस, या फिर हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, है ना, विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या पाथ ट्रैवल्ड बाय द एनी पोल व्हेन प्लेस्ड इन द कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बार मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब अगर किसी छोटे से नॉर्थ पोल को मैं यहाँ रखूँगा इस नॉर्थ पोल के सामने, तो वो किस पाथ को ट्रेस करके जाएगा? अब देखो जाहिर बात है, अगर डायग्रामेटिकली मैं देखूं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नॉर्थ पोल उसके सामने रख दिया, तुमको क्या लगता है वो नॉर्थ पोल किधर भागेगा? स्ट्रेटली, सीधा ऐसा? अच्छा ठीक है, कोई माना कि ये नॉर्थ पोल सीधा ऐसा भाग जाएगा। अच्छा, मैंने ये वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है? बोले सर ये वो यहाँ से भागेगा या फिर यहाँ से भागेगा, यहाँ से भागेगा या फिर यहाँ से भागेगा। ओके, अच्छा ठीक है, अगर मैंने उसी नॉर्थ पोल को यहाँ रखा तो ये पूरा साउथ पोल के पास आ जाएगा भाग के सर, है ना। अच्छा, थोड़ा रास्ता अड़ा दिया मैंने, थोड़ा साइड में रखा तो बोले सर ये ऐसा आ जाएगा। अगर यहाँ रखा तो बोले सर ये ऐसा आ जाएगा, है। तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंपल ये एक पाथ ट्रेस्ड बाय अ नॉर्थ पोल है व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी बार मैग्नेट या एनी मैग्नेट। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना। हमको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। तो चलो देखते हैं उसी प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या खास चीज़ है। सबसे पहली पॉइंट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस pass through emerge from north pole and travels to south pole। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है और साउथ पोल के तरफ ट्रैवल करता है। देख के जरा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है और साउथ पोल के तरफ ट्रैवल करता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स a closed loop। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं।
मतलब देखो, आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में। मान के चलो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती थी। वो कहां तक जाती थी? इस तरह से इन्फिनिटी तक जाती थी। ये कहां तक जाती थी? इन्फिनिटी तक जाती थी, है ना। वो क्लोज लूप फॉर्म करेगा, ये कंपलसरी नहीं है ना। हो सकता कि भाई ठीक है ये यहां पर आ गई, कोई अगर नज़दीक है तो भाई क्लोज लूप फॉर्म कर लेगा, हो गया। कोई नज़दीक है अगर तो क्लोज लूप फॉर्म कर लेगा। मगर भाई ये भी पॉसिबल है कि यहां से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी जिसको कोई एंड, कोई क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं मिला। अभी गए थे ना? अच्छा, चेयर लगा दो, चेयर लगा, वो खोल दो, बोल्ट खोल दो, चेयर लगा दो सिर्फ। नहीं ठीक से लगानी। हाँ चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन जरूरी नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। एक डिसाइड कर लेना, उसके बाद जब क्लास स्टार्ट हो गई तो कभी ये कर रहे, कभी वो कर रहे। तो खैर छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना इन्फिनिटी तक जाती है, मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा खाली नहीं घूमती, है ना। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोलूँगा ये लाइन, आप सोच रहे होंगे कि ये आगे जाती जाएगी, जाती जाएगी और कहीं ना कहीं जाके इसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं, ये लाइन पलट कर आ जाती है कहाँ पे? साउथ पोल के पास। ये लाइन पलट कर साउथ पोल के पास आ जाती है। यहाँ से भी ये आएगी, साउथ पोल के पास चले जाएगी। यहाँ से दूर से घूम कर आएगी, मगर जाएगी वो साउथ पोल के पास करीब जाएगी, है ना। इवन यहाँ से भी कुछ इमर्ज होकर इस तरह से क्लोज लूप फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से भी कुछ इमर्ज होकर क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जब भी किसी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज हुई तो कहीं ना कहीं किसी साउथ पोल के साथ जाके अटैच हो जाएगी और एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। कभी भी इस तरह इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी वो। आइए बात समझ में आपको ये? ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ऐसा कंपल्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक जा सकती है, मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक जा नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जैसा। इनमें कभी भी आपस में कोई इंटरसेक्शन नजर नहीं आएगा। अगर कोई आपको कोई डायग्राम मिल गया इस तरह से कि भैया देखो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली और फिर देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली, अगर कोई डायग्राम ऐसा आ गया 101% वो रॉन्ग है ना। हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पाथ यूनिक होता है। अब वो एक पाथ बन गया, उसने अपनी एक पाथ बना दिया, कोई भी उसके रास्ते नहीं आएगा। समझा ना भैया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर, है ना, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक लाइन at any point represents the direction of magnetic field at that point। तो देखो भैया, tangent drawn on magnetic line at any point रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब मान के चलो कि ये एक मैग्नेटिक लाइन है, एक पॉइंट लिया,
अगर इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो बताएगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे बढ़ रही थी। वो अलग बात है कि साउथ पोल ने उसको अपनी तरफ खींच डाला, आगे जाके साउथ पोल ने उसको अपनी तरफ बेंड कर डाला। अगर साउथ पोल ना होता तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा इधर जाती थी, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। And the last point, larger number of magnetic field lines passing through any point represents stronger मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं से लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहे किसी एरिया से, किसी पॉइंट से, तो मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी, इंटेंसिटी कैसी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। और भी कुछ आते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। मगर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या अभी हुआ नहीं आपका, है ना, जब होगा तब देखेंगे। नेक्स्ट, magnetic field intensity due to अरे तुम लोग रिपीटर्स लोग अपना टाइम पे आया करो ज़रा। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट। इसका डेरिवेशन जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में से भी निकल गया है। एनसीईआरटी में भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आया है ना। बहुत पहले एकदम जब मैंने करियर में पढ़ाना शुरू करा था तब था डेरिवेशन इसका। सिलेबस स्टेट बोर्ड के भी सिलेबस में था, फिर वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से निकला, एनसीईआरटी में था, फिर एनसीईआरटी में से भी निकल गया, और अब इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट तुम्हारे सामने है और बहुत आसान है ये। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, तो आप इजीली ये भी याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बार मैग्नेट है, देखिए ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, सॉरी ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल। ये इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, ये इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इमर्ज होगी और घूम कर कुछ इस तरह से वापस आएगी। ओके ठीक है। और फिर ये देखो, ये तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हो गया, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब रैंडमली अगर मान लूँ मैं कि यहाँ से एक लाइन पास करता हूँ मैं, जो बार मैग्नेट को इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट करता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन। इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सियल लाइन। और एक लाइन होती है जो एकदम बीचों बीच से काटेगी इसको, एग्जैक्ट बीच में से काटेगी। इस लाइन को क्या कहा जाता है? बोलो क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल लाइन। ये पॉइंट O, मैंने एग्जैक्ट एक पॉइंट P लिया यहाँ पे, जो कि ये सेंटर से डिस्टेंस R पे है, जिसने यहाँ पर एक एंगल थीटा बनाया है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से टेंजेंशियली बाहर की तरफ है। और मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट क्या होगी।
तो अब इसका अगर फॉर्मूला निकालना है, वो रैंडम कोई पॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला आएगा वेक्टर या b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कुछ याद आया? कुछ याद आया? ये फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला कुछ पहले भी देखने में आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, वहाँ पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जगह क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 था। m बोल तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और वहाँ पर m की जगह क्या था, p था, है ना। फिर मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मान लिया। अब ऑन एट एक्सिस अगर मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैंने कोई एक्सिस पे का पॉइंट पकड़ा है, इमेजिन करो ये एक्सिस पे का कोई पॉइंट पकड़ लिया मैंने एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। मैंने बोला भैया इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी। तो भाई एट एक्सिस तो देखो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो भाई ऑन एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थीटा की वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो, cos 0 क्या हो जाएगा 1, और 3 + 1 4 का फिर हो जाएगा 2, वो हो जाएगा ट्वाइस m अपॉन r क्यूब, है ना, ये हो जाएगा ट्वाइस m अपॉन r क्यूब। अच्छा ठीक है, ये एक्सिस पे का कोई पॉइंट था। इसी तरह से मैं इक्वेटर पे का कोई पॉइंट ले लेता हूं। अगर इक्वेटर पे का कोई पॉइंट होगा तो क्या, एट इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो भाई एट इक्वेटर क्या रहेगा फिर, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ट्वाइस m के जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ m हो जाएगा अपॉन r क्यूब। बोले ऐसा क्यों, अरे cos 90 क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 + 1 1 का स्क्वायर रूट 1 मल्टीप्लाई बाय m, तो ये हो जाएगा इस तरह से b इक्वेटर पे। आया समझ में? अब साफ समझ में आ रहा है कि b एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b इक्वेटर। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर। ओके, और यहाँ पर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर b एक्सिस इज इक्वल्स टू -2 वेक्टर b इक्वेटर। क्यों ऐसा बता सकता है कोई मुझे, माइनस साइन क्यों दे दिया मैंने यहाँ पर? डायरेक्शन, इफ यू सी ये यहाँ पर ये एक्सियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पर देखो कहाँ रहा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह से ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो ऑल दीज फॉर्मूला आर ट्रू ओनली व्हेन स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन ट्वाइस l। ऑल दीज फॉर्मूला are true only when small r is very much greater than twice l। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल कहा जाता है। प्रधान सीधा बैठ, है ना, ऐसा कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल करके बोला जाता है अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को, टॉपिक को। इफ मान लो इफ स्मॉल r इज कंपेरेबल, ये वाला नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये शायद ही आए, बट फिर भी इफ r इज कंपेरेबल टू ट्वाइस l, देन मतलब r ट्वाइस l से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, r थोड़ा बहुत ट्वाइस l के आसपास ही है। तो इस सिचुएशन मत खोलना, कह लो। तो b एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस m r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, उसका पावर 2। ओके, एक्सिस वाला फॉर्मूला। और इक्वेटर वाला फॉर्मूला नहीं खोलना बिल्कुल भी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये एक्सिस वाला फॉर्मूला है और वो इक्वेटर वाला फॉर्मूला।
अमजद होगा, है ना? जाके देख कौन है, कोई भी उनको बोल, अमजद है क्या? रंजन 11 बजे की बैच को 11:50 पे आ रहे। हाँ तुम मत देख, चुपचाप अपना ध्यान दे, चुपचाप इधर ध्यान दे। अमजद देखेंगे, बोल दूंगा उसको बिठा दो वहाँ पे, जो भी होगा। चलो हुआ, देखो यहाँ नहीं, क्या मसला है? अरे क्या नड़ गई यार, ये क्लास चल रही, उठेगी सूटेगी, ऐसा उसे ऐसा ऐसा, कभी इसको बुला रहे कभी उसको बुला रहे। क्लास द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इधर ध्यान दे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जब एक करंट कैरिंग लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे टॉर्क फील होता है ना? लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था। बिल्कुल वैसा ही मान के चलिए कि ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है एक बार मैग्नेट जिसका साउथ पोल इधर आएगा, नॉर्थ पोल इधर आएगा। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से इमर्ज होती है? नॉर्थ पोल, जाती किधर है? साउथ पोल। मतलब यहाँ कोई तो बहुत बड़ा नॉर्थ पोल वाला, सॉरी यहाँ बहुत बड़ा मैग्नेट है, कोई दूसरा कोई, उसका नॉर्थ पोल इधर है और उसका साउथ पोल इधर है। अब इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से उसको फील होगा टॉर्क। अब वो जो टॉर्क है, जैसे कि ये एंगल अगर थीटा है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दैट मैग्नेट विल बी गिवन बाय mb sin theta, where m stands for magnetic dipole moment, b stands for magnetic field intensity, and the theta is the angle at which the bar magnet was kept। आई बात समझ में आपको? अब ऐसा है कि ठीक है, द टॉर्क इक्वल एक्सपीरियंस हमने देख लिया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर टॉ इज इक्वल्स टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अब हमको जो निकालना है अगला वो है पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is given by potential energy of bar magnet in magnetic field is given by magnetic potential energy integration of t into d theta। बोले ये कैसे हुआ? देखो इधर ध्यान दो, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर याद करो, पढ़े थे? कितना टाइम हो गया? 1 साल। उसमें आपने पढ़े होंगे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। फोर्स क्या, ये f क्या होता है? लीनियर फोर्स। x क्या होता है? dx क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ अगर सीधी जा रही थी, सीधी आगे पीछे जाती थी, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता था। अब वहीं अगर कोई चीज़ सीधा ना जाकर गोल घूम रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन f के जगह टॉ, dx के जगह d थीटा, x के जगह टॉ और यहाँ पर d थीटा। आई बात समझ में? तो इन दैट सिचुएशन भैया फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, है ना? तो सॉरी, वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टॉ इंटू डी थीटा। अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लागू हुआ।
यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लागू हुआ कि आपका टॉ इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। अब इसमें इशू क्या मालूम क्या है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। स्ट्रेट बोर्ड में ये एंगल 0 दिया हुआ है लिमिट, और यहाँ लिमिट दिया हुआ है थीटा। अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट बोर्ड होना क्या चाहिए, मैं रफ में लिख रहा हूँ, फिर अगर ऐसा है तो बोले भैया देखो 0 to थीटा mb साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। तो भाई mb को करो बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, फिर आ गया इनिशियल एंड फाइनल लिमिट 0 to थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to थीटा, फिर आना चाहिए माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 0, है ना, या फिर एम बी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यानी क्या आना चाहिए एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। इजंट इट, आना ये चाहिए, दिस इज द रियल इक्वेशन आना जो चाहिए, मगर स्ट्रेट बोर्ड में ये लिखा हुआ है माइनस एम बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन दिया उसने आपको लिखना मत, बता रहा मैं, ये एरर बता रहा स्ट्रेट बोर्ड का। उसने ये इक्वेशन दिया जिसका कैलकुलेशन बन के ये आता है, मगर लिखा इसने ये, है ना, ये गलत है, कैलकुलेटिव एरर है यहाँ पे बहुत बड़ा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ कोई लिमिट असाइन नहीं की गई है, कोई लिमिट असाइन नहीं किया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो फिर अब क्या, टॉ की जगह लिखेंगे आप एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। एम बी यहाँ पर क्या बेटा कांस्टेंट है, उसे आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम बी इंटीग्रेशन साइन थीटा, वो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा प्लस सी, इनडेफिनेट इंटीग्रल, जहां पर सी क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर यहां कहा गया है लेट सी इक्वल्स टू 0, उन्होंने अज्यूम किया है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप क्या मान के चलो 0, है ना, कि उसका इफेक्ट निग्लिजिबल होता, तो इसीलिए उसको क्या मान के चला 0। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है बराबर से बन जाता है माइनस एम बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अब बराबर बन गया माइनस एम बी कॉस थीटा। आया बात समझ में आपको, है ना। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा। असल में यहाँ पॉइंट ऐसा है, देखो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी को नापते हैं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी को नापते हैं तो किसी रेफरेंस पॉइंट से नापते हैं। यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पे ये जो टेबल है, ध्यान दो सब लोग बेटा, ये जो टेबल है, टेबल मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब मैं जो भी हाइट नापूंगा यहाँ से नापूंगा। अब ये उसको ऊपर उठाया मैंने, ये मैंने वो ऊपर उठाया, मैं आपसे पूछूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मान लो ये हाइट h1 है, टेबल से ये हाइट h1 है और ज़मीन से ये हाइट क्या है h2 है। मैंने क्या कहा कि मुझे कहाँ से नापना है, टेबल से बना। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेबल बता मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। आप बोलेंगे mgh1, mgh बोलते हैं ना अपन, तो mgh1। अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ पे, mgh2, है ना। क्योंकि देखो रेफरेंस पॉइंट किसी भी चीज़ का, जैसे अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नापे थे, अपन ने क्या नापे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कोई एक ही रेफरेंस पॉइंट हो सकता क्या, नहीं। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लो अपन फर्स्ट फ्लोर पे स्टडी कर रहे हैं, अपन ये एक्सपेरिमेंट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टडी जो कर रहे हैं अपन फर्स्ट फ्लोर पे स्टडी कर रहे हैं। मैंने बोला कि देख मुश्तबा मैं यहाँ टेबल पे से नाप रहा, तो बता पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसने बोला mgh1, है ना। मैंने बोला नौशाद चलो बता तू ग्राउंड से कितना हुआ, mgh2।
है ना। मान लो अनस ज़मीन पे, उधर ज़मीन पे नीचे खड़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से उसकी हाइट कितनी है h3, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ mgh3। तो हर एक चीज़ को नापने का एक क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है कि आप यहाँ से नाप रहे हो, आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक रेफरेंस पॉइंट माना गया, अपने मन से लिया गया। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी नापने का जो रेफरेंस पॉइंट नापा गया, वो नापा गया एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। देखो अब थीटा की वैल्यू तुम 90 डिग्री करो, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना। तो ऐसा है कि जैसे ये मैंने रखा यहाँ पर, ये जब यहाँ रखा, इस टेबल पे रखा मैंने, तो मैंने कहा कि अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये बोलेगा हाँ सर 0 है, क्योंकि हाइट 0 हो गई। मगर ये बोलेगा क्या 0 है करके, ये बोले नहीं अभी हाइट है ना, h2 हाइट है ना। अनस भी बोलेगा नहीं पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, मगर ये बोलेगा क्यों, इसके हिसाब से देख रहे हैं ना अपन, इसके अकॉर्डेंस में देख रहे हैं। हाँ ये ज़मीन पे रख दूंगा मैं, अब इसके रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, इसके रेफरेंस में 0 नहीं रहेगा, और अब अनस के भी रेफरेंस में 0 नहीं रहेगा। तो जो अपन पोटेंशियल एनर्जी नापते हैं वो किसी ना किसी एक रेफरेंस पॉइंट से नापते हैं। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालो, मतलब ये बार मैग्नेट अगर सपोज करो ये ऐसा आ गया, परपेंडिकुलर आ गया बार मैग्नेट, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। कॉस 90 क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। मतलब इस पोजीशन को जब आपका बार मैग्नेट परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड को, इस पोजीशन को माना क्या गया है, रेफरेंस पॉइंट। इसको क्या माना गया है, रेफरेंस पॉइंट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ से नापेंगे, आप यहाँ से नाप रहे हैं, समझ में आया ना। अगर बार मैग्नेट कुछ इस तरह रहा तो हम बोलेंगे अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन रहेगा, कि इस पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर बार मैग्नेट को ऐसा कुछ किया मैंने तो बोलेगा इस पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आई बात समझे। अब देखो मैं साफ बोलता हूँ कि ये जो है तरीका ये गलत है, कहीं से भी कोई भी एंगल से प्रूफ नहीं होता। एक तो उन्होंने क्या करा इसका प्रूफ भी नहीं बताया। अगर आप स्टेट बोर्ड चेक करेंगे ये और डायरेक्ट ये है ना, फर्दर कैलकुलेशन ऑन फर्दर कैलकुलेशन ये लिखा हुआ है। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा चुपचाप ये फॉलो करो, गलत ही हो रहा ना ये। हम बोलते भाई स्टेट बोर्ड के एज इट इज़ लिखना, गलत थोड़ी लिखना है ना। तो भैया मैंने तो नोट्स में ये डाला है, आप उसी को फॉलो करो, है ना। आई होप सामने वाला व्यक्ति अगर समझदार होगा तो वो दे देगा, और आई थिंक वो देना ही चाहिए कि उसमें एरर है वो। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेशल केसेस को स्टडी कर रहे हैं हम लोग के, स्पेशल केसेस। केस 1, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की डालो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डालो। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा -mb ओनली, ठीक है। cos 0 क्या होता 1। ये सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जो उसकी हो सकती है, सबसे मिनिमम। अब आप बोलेंगे सर माइनस का इनका मतलब डायरेक्शन होगा, नहीं रे बाबा, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैग्नेट इस पोजीशन में होता है तो हम कहते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, हम कहते हैं वो काय में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप खुद देखो बेटा, ध्यान दो जरा, यहाँ रखा मैंने, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, मतलब वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, बाहर वाली मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। ये जैसा होना वैसे एकदम आराम से है। तुमको नहीं लगता मैं ज़रा सा धक्का दूंगा तो नहीं, ऊपर करूँगा तो वापस ऐसा आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको यहाँ से मूव करने की कोशिश भी करोगे तो वापस वहीं पे आ जाएगा। मतलब ये पोजीशन उसकी कैसी है, स्टेबल पोजीशन, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, इट इज़ -mb विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन। इस पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, -mb है। फिर अगर मैं बोलूँगा केस सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर, सॉरी 180 डिग्री। तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, -mb cos ऑफ 180। cos 180 कितना होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -mb प्लस mb।
इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे होती है और हम कहते हैं कि ये भैया यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोले ये ऐसा क्यों? इक्विलिब्रियम भी बोल रहे हैं और अनस्टेबल भी बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो शांति से अपनी जगह पे बैठे रहेगा, है ना, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जैसा अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जारी, मैं बार मैग्नेट को ऐसा रखूँगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा रखूँगा तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा रखूँगा तो ऐसा आ जाएगा। तो आप कोई भी एंगल पे रखोगे तो वो उस जगह पे चैन से बैठे नहीं रहेगा और ऐसा आ जाएगा, है ना। अब अगर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया तो वैसे ही फिक्स बैठा रहेगा वो। तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर टोटल टॉर्क, टोटल फोर्स सब क्या है? ज़ीरो है। तो अभी ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में, और उसको मैंने यहाँ से हटाने की कोशिश किया तब भी वापस आ गया, हटाने की कोशिश किया तब भी वापस आ गया। इसीलिए केस 1 में इस पोजीशन को कहा गया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। मगर अब इमेजिन करो, ये उल्टा कर दिया, मतलब ये वाला नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल आ गया, इधर के साउथ पोल के सामने साउथ पोल आ गया। अब ये लगातार एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल, मतलब ये इसको इधर फोर्स लगा रहा, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा, इसको टर्न करने की कोशिश कर रहा। देखो मैं हाथ से दबा रहा हूँ मगर टर्न हो नहीं रहा। अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम में है ना, मगर गलती से अगर मैंने मेरा ज़रा सा ये वाला हाथ ऊपर कर दिया तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अब आपने क्या देखा? ये इक्विलिब्रियम में था मगर स्टेबल था क्या इस पोजीशन पे? जैसे ही तुमने थोड़ा सा चेंज किए वापस आ गया, है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आता है एक कॉन्सेप्ट, वर्क डन इन रोटेटिंग a bar magnet in magnetic field from theta 1 to theta 2 by external force, by external force। अब एक बार मैग्नेट को आपको रोटेट करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस प्रोसेस में अगर थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल पे लेके जाना है तो इस प्रोसेस में वर्क डन क्या रहेगा? ये बहुत आसान है, ये जो हमने किया अभी वही है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा टॉ इंटू डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। वही है, मैंने पिछली बार बोला था वर्क डन इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मगर मैं इस बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहा, इस बार सिर्फ वर्क ही कैलकुलेट कर रहा। तो टॉ इंटू डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। टॉ का फॉर्मूला आएगा, फिर क्या आएगा फॉर्मूला? एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी को कॉमन बाहर निकालेंगे, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो फिर उसके बाद देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू, एम बी बाहर निकल गया, माइनस साइन बाहर, कॉस ऑफ थीटा, लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। वेल, पूरा सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आने वाला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ये पूरा फाइनल आंसर आएगा इसका, एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। आया समझ में? ये फॉर्मूला याद रखना वर्क डन का और पोटेंशियल एनर्जी का। लेफ्ट साइड का हो गया। A graph between potential energy and angular
position of a bar magnet is as given below। तो पोटेंशियल एनर्जी और एंगुलर पोजीशन ऑफ अ बार मैग्नेट, इसके बीच अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो ग्राफ कैसा आएगा? पोटेंशियल एनर्जी और ये एंगुलर पोजीशन। इस तरह से ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 पे उसकी वैल्यू क्या थी? -mb और ये +mb। आई बस सुनिए, ग्राफ प्लॉटिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, नीट के हिसाब से कुछ खास इसका पॉइंट नहीं है, बस ये थोड़ा बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हमको बताना पड़ता है कि देखो भाई, जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो बिल्कुल बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में बताया था, रफ उसमें बताया था मैंने। और अब देखो, ये आपको याद होगा बायोट-सैवर्ट लॉ के मदद से आपने एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, μ0I कैपिटल R का स्क्वायर टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत रहेगी वो कितनी रहेगी? तो μ0I कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये हम लोग ने देखा था। फिर हमने देखा कि सपोज करो यहाँ पे मैं पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, μ0I वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, और ये पाई R स्क्वायर क्या बन जाएगा? एरिया। तो μ0IA अपॉन 2 पाई प्लस स्मॉल r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अगर स्मॉल r काफ़ी बड़ा रहा कैपिटल R से, स्मॉल r काफ़ी बड़ा रहा कैपिटल R से, तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेशन में स्मॉल r स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा, μ0IA अपॉन 2 पाई है ना, स्मॉल r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 है ना। कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की जगह आप सिर्फ क्या लिखेंगे? स्मॉल r स्क्वायर। फिर ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, देखो B इक्वल्स टू μ0I इंटू A अपॉन 2 पाई R का पावर 3। अब I इंटू A क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। I इंटू A क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो फिर B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 2 पाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन R क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो B इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब। अच्छा एक बात बता, ये जो तुमने पॉइंट P कंसिडर किया, ये कहाँ पर आ रहा है? एक्सिस पे आ रहा ना। तो फिर B एक्सिस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब।
मगर इसी तरह का फॉर्मूला अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग की बात चल रही है, तो वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 p अपॉन r क्यूब। तो जिस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो बिहेवियर होता है वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का बिहेवियर होता है इन मैग्नेटिज्म। तो बस यही है, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालिसिस ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई नीट को लेकर कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। देख लो, उसमें कुछ खास नहीं था। बायोट-सेवर्ट लॉ से अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किए थे कि भैया ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस पे पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगी उसका फॉर्मूला था। मैंने पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये πr² बना, πr² एरिया बना, फिर ये फॉर्मूला ऐसा लिखा गया। मैंने बोला अगर स्मॉल r बहुत बड़ा रहा कैपिटल R से तो स्मॉल r² प्लस कैपिटल R² की जगह सिर्फ स्मॉल r लिख सकते, तो मैंने वही किया। अब वहाँ पर जब स्मॉल r² लिखा आपने, उसका पावर 3/2 था, तो ये 2 कटा, सिर्फ r³ रह गया। IA को मैग्नेटिक मोमेंट लिखा, इक्वेशन कुछ ऐसी बनी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर हमारे पास एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड का ताकत ये आया। हमने देखा, देख यार ऐसा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े थे, एक सर्कुलर लूप जो चार्ज से भरा पड़ा था, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ताकत क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा ठीक है, तो ये दोनों भी फिर हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल, जिस तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म में है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रिक डायपोल आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। ये इनकी एनालॉजी है। लिख लो ये क्वेश्चन पॉइंट। फिर आता है भरमार, यहाँ से क्वेश्चंस चालू होते हैं अब।